ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ लॉ। और वो प्रिपेयर करेंगे एक पैनल 5 पर्सन का, जो कि सिलेक्शन कमेटी को उनका नाम जाएगा। और चीफ और इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा एक अपॉइंटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन से, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और जिसमें दो लोग और होंगे, जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे ऑफ पार्लियामेंट, एंड वन मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय और नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर जो सीजीआई है, उसको सिलेक्शन प्रोसेस में से हटाने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द बिल रिमूव द सीजीआई फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस दैट वाज लेड डाउन इन अनूप बर्नवाल केस। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। और तो अनु यूके में बर्मा केस कौन हाउस, सा था? अभी हाल फिलहाल जो केस वही वाला है क्या? अनु बर्मा केस? नहीं मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। मानसी, और यहाँ पर दिखाया, एक बार सर्च कर लो। Which topic, Kaushik? अनूप बर्नवाल केस, ये जो सामने लिखा हुआ है ना, कि Okay. सीजे को, हाँ, तो इसमें क्या बोला था इसमें? और बाकी जगह पर कैसे कैसे होता है ये तो लिखा हुआ है कि यूके में हाउस ऑफ कॉमन जो है अप्रूव करते हैं कैंडिडेट, वेरेज इन यूएस अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट एंड कंफर्म्ड बाय द सेनेट। सेनेट मतलब अपर बॉडी हो गया, अपर हाउस हो गया, तो वो हो गया। तो इंडिया में डिफरेंट है मैकेनिज्म। तो इंडिया मैकेनिज्म क्या है इलेक्शन कमीशन का? तो सर्च कमेटी बैठेगा हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो प्रिपेयर करेंगे 5 पर्सन, उसको भेजेंगे सिलेक्शन कमेटी में। सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय, कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिसाइड करते सो हैं। इस केस में औशिक, बेसिकली यहाँ पे ये था जो समरी अगर मैं बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट इट हेल्ड कि जो करंट सिस्टम अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो एग्जीक्यूटिव को पावर ज्यादा देते हैं, तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई है दैट कम्स अंडर क्वेश्चन। सो सुप्रीम कोर्ट upheld जो करंट सिस्टम था टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये अनूप बर्नवाल केस है ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोला कि ऐसा कि सीजेआई का इनपुट होना जरूरी है, सीजेआई का इंक्लूड होना जरूरी है इसमें। ये वाला केस में था क्या? हाँ, यही वाला केस था कि ठीक है। अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग था, एन आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो बात कर अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीआई। ठीक है। तो ये प्रवेश क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे कि पिछले 2 साल में मानसी बोल सकती इकोवास, तो अ, अभी पिछले 2 साल में देखा गया है कि हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ जगह पर कू हुआ है, बुर्किना फासो में हो गया, या फिर 2-3 कंट्रीज में और हम्म। हुआ है, याद नहीं आ रहा नाम मुझे भी। माली हो गया, और भी एक और कंट्री है। तो सिरियला में वहीं पे नहीं, उसी रीजन पे वहां भी कू हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आसपास में, क्यों वही उसी इलाका में क्यों हो रहा है प्रवेश? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में हो रहा है, साहेल हाँ, रीजन जिसको हम हाँ, बोलते हैं। साहिल, हाँ। ऐसा क्यों है? यार आप लोग बता दो। मानसी बता। तो मेन रीजन यहाँ पे यही है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स हैं, पीपल आर लूजिंग फेथ अराउंड द ट्रांसपेरेंसी एंड जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के अराउंड एलिगेशंस और कंसर्न्स हैं, तो इसलिए मिलिट्री को हो रहे हैं, दे आर रिप्लेसिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और दूसरा एक और रीजन है जैसे कि नाइजीरिया। जो ऑलरेडी जो डेमोक्रेटिक लीडर है ना, जो भी वहां पर, फॉर एग्जांपल माली हो गए, फिर नाइजर हो गए, बुर्किना फासो हो गए, गिनी हो गए, सेनेगल हो गए, एक्सेट्रा। तो वो सब अंडर द न्यू इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन ऑफ द फ्रांस के अंदर में रहते हैं एक तरह से। फ्रांस का ही सिस्टम रहता है, उनका ही करेंसी चलता है, उनका ही एक तरह से एक जो इकोनॉमिक माइट है, इकोनॉमिक पावर है, वो प्रोजेक्ट होता है वो रीजन में। तो इसके कारण ही देखा गया कि ये कंट्री में मिलिट्री रूल आ चुका। तो मिलिट्री रूल एक और काउंटर जो रेवोल्यूशन है एक तरह से। नाइजर, गिनी, करंट माली, लीडर बुर्किना जो फासो, गबन, सुडान। हम्म। करंट लीडर्स भी जो हम बोले कि दे हैव बीन इन दी पावर फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो उसकी वजह से हाँ, भी कंसर्न थे। और बाकी एरियाज जो हैं कंसर्न्स के, दैट वर की अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, सो करंट गवर्नमेंट उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पा रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग मोर मिलिट्री कूज। और इकोवास एक कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट के हिसाब से कम्युनिटी है। और वो बात करते हैं कि कोई भी कंट्री में अगर कुछ होता है, अगर
अगर कंट्री एक तरह से अफेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो हेल्प करेंगे एक दूसरे को फॉर मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो इसके लिए इकोवास पूछ सकते हैं एक बार, लेकिन ऐसा फेलियर इकोवास का, क्योंकि वहां पर कू हो चुका नाइजर में, गिनी, माली, बुर्किना फासो, गबोन, सूडान, सब उसी रीजन में, वेस्ट अफ्रीका। एन ओवरव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बात होता है। तो यू में पहली बार एक्ट आया ये, यू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। उसका ऑब्जेक्टिव है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करे, रिस्क कम करे, और जो भी उसका इलीगल इलिसिट यूजेस, फॉर एग्जांपल एआई का फेक न्यूज़, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंगली उसको कम करे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द एक्ट है कि आप इसको कम करोगे, फॉर एग्जांपल इमोशनल रिकॉग्निशन सिस्टम में आप कम यूज़ करोगे। उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट का जो मैंडेटरी है विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा प्राइवेसी, इसको बढ़ाओगे। आपको ट्रांसपेरेंसी लाना है। उसके बाद फिर हायर रिस्क इन एआई एप्लीकेशन, मेडिकल डिवाइसेस, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस टू जस्टिस एंड सर्विसेज, इट मस्ट गो अंडर द थर्ड पार्टी एंड असेसमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो ऑडिटिंग होना चाहिए एक तरह से, कि क्या वो बायस है, क्या वो अनबायस है, उसे पता लगना चाहिए। क्या डेटा सिक्योर है कि नहीं, इसके कारण ये किया जा रहा है। तो लिमिटेशन बात हो रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है बाउंड्री स्टैब्लिश करना, क्योंकि हर एक कंट्री डिफरेंट है, यू के अंदर में भी। तो कैसे पता लग सकता है कि कौन कंट्री का स्टैंड किस पे हिसाब से कैसा है, एआई के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए एक तरह से इशू है। और स्ट्रिंजेंट कंट्रोल किया जाएगा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जाएगा, क्योंकि एआई का यूसेज हर जगह हो रहा है, चाहे राइट फ्रॉम मिलिट्री टू हेल्थ टू टेलीमेडिसिन से लेकर के एजुकेशन एक्सेट्रा। तो कैसे रेगुलेट करें, क्योंकि ये आजकल देखा जाए टेस्ला का गाड़ी है, वो भी तो एक तरह से एआई यूज हो रहा है उसके अंदर में, सेल्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म के लिए। तो क्या वो चलेगा कि नहीं, टेस्ला टेस्ला को बनाएंगे नहीं फिर, तो कैसे करेंगे, वो इम्पैक्ट है, वो एक लिमिटेशन है उसका। तो वही बात हो रहा है कि अगर जैसे ईयू का एक्ट है, वैसे ही एक ग्लोबल एक्ट भी होना चाहिए। जैसे माइका रेगुलेशन फॉर द क्रिप्टो एसेट है, वैसे एआई का भी एक रेगुलेशन होना चाहिए ऑन द ग्लोबल लेवल। तभी जाके देयर वुड बी अ रेगुलेटरी अथॉरिटी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑन द रेगुलेशन ऑफ एआई। तो इसमें ईयू भी है, तो क्या किया जाएगा उसके अंडर में, एआई एक्ट के अंदर में। तो सेंट्रलाइज एआई ऑफिस किया जाएगा, बनाया जाएगा, एआई बोर्ड रहेगा। वो एक तरह से फाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसी टाइप का एआई के लिए एआई बोर्ड रहेगा। वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, डिपेंड ऑन द जो भी उनका पेनल्टी है, वायलेशन है। इट विल टैकल द रिस्क मिटिगेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये प्रोड्यूस करेगा। अच्छा आर्टिकल है, इसको ले सकते हैं प्रेरणा। प्रवेश, कुछ पूछना है इसमें? नहीं, उसके कुछ नहीं। तो ओवरऑल ये पूरा आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं कि एआई हर जगह होना चाहिए। एआई ऑफिस हो गया, एआई बोर्ड हो गया, पेनल्टी इम्पोज करेगा, स्ट्रिंजेंट एक ग्लोबल एआई का एक होना चाहिए, माइका रेगुलेशन टाइप से, जैसे माइका रेगुलेशन क्रिप्टो के लिए वैसे ग्लोबल होना चाहिए। और स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन बात करें। भूटान क्यों फेमस है ऐसे, मानसी? भूटान के एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, किसके अकॉर्डिंग? um, एक तो भूटान में भी सी की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए वी हैव वन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। सरप्लस एनर्जी जो जनरेट की जाती है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंडिया बाय भूटान। apart from this we share very peaceful ties with Bhutan, like Bhutan King periodic visits होती है in the एक Indian ग्लोबल हैप्पीनेस related इंडेक्स है ना, with ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है भूटान ऊपर में, तो इसलिए okay वो उसको जाना जाता है कि ग्रीन, उसको एक कार्बन सिंक भी है भूटान, एज अ नेट कार्बन सिंक। तो दो हो गए, अपार्ट फ्रॉम जो प्रोजेक्ट है, वो हमने प्रोजेक्ट का बताया इंडिया और उसके बीच में, लेकिन ये हो गया क्योंकि इसलिए वो थोड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो ग्रॉस नेशनल कौशिक, हैप्पीनेस। हाँ बोल। अ, भूटान में जाने के लिए इंडियन को वीजा चाहिए? I don't think नहीं so। नहीं,
जी। तो भूटान टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग द असम बॉर्डर, जीरो एमिशन इंडस्ट्री माइंडफुलनेस सिटी बनाया जाएगा टू इंक्रीज द टूरिज्म एंड वेलनेस इन भूटान। तो बस, तो वही बात है कि द किंग ऑल्सो इंगेज विद इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, महिंद्रा एक्सेट्रा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट हॉस्पिटल डेवलपर्स। बस ये है। ग्लोबल का कोल डिमांड likely to decline by 2026, डिसाइड किए। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया आर द 3 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ग्लोबली। इंडिया का प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 900 मिलियन टन से ऊपर है कोल। वर्ल्ड वाइड 8 बिलियन टन है कोल प्रोडक्शन। कोल को आप हर जगह यूज करते हो, स्टील मेकिंग में, कोक, सीमेंट प्रोडक्शन में, एनर्जी तो है ही। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कौन सी होती एंथ्रेसाइट। है? इंडिया में बिटमस ज़्यादा मिलता है। और कैसे पता लगता है कि क्वालिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है? सल्फर कंटेंट कम रहेगा बहुत ज़्यादा, और कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहता है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहता है 80 to 85%। और फेम के भी ऊपर भी डिसाइड होता है कि मतलब किसका ज्यादा ब्लू फेम है, येलो फेम है? ब्लू फेम ज़्यादा अच्छा होता है। बेलागावी बात कर ले, नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, बाउंड्री इशू बिटवीन द टू स्टेट्स। साइक्लोन मिचांग। सूरत डायमंड अभी ये बहुत वायरल हो रहा है, कितना अच्छा एस्थेटिक और कितना दिखने में एक अच्छा मार्केट खुला है फॉर द सूरत डायमंड बोर्ड्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। 8 out of 10 वर्ल्ड वाइड जो भी डायमंड तराशा जाता है वो सूरत में होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट होता है, 1.5 लाख को जॉब एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 75,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया एक तरह से। तो सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ से लाया जाता है प्रवेश? मतलब आप इंटरनेशनली बात कर रहे हो? हाँ। रशिया। हाँ, हो सकता है। रशिया से कंपटीशन भी है इंडियन डायमंड मार्केट को, सो बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस आल्सो ये इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है टू इंक्रीज इट्स ग्लोबल शेयर इन द डायमंड इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। प्लस लैब ग्रोन डायमंड। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है इंडिया, इंपोर्ट करता है मेनली फ्रॉम यूएई डायमंड। रफ डायमंड्स जो हम बोलते हाँ, हैं। मतलब उसके थ्रू इंडिया आता है। तो यूएई एक तरह से, इंडिया इंपोर्टेड और $26 बिलियन इन डायमंड, लार्जेस्ट इंपोर्टर है डायमंड का। इंडिया imports diamond primarily from United Arab Emirates, $8.7 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम, हांगकांग, बोट्सवाना। ठीक है। ओके। हम्म। और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या आता है यूएस में, यूएस हो गया, हांगकांग हो गया। यूएस और चाइना को भी करते हैं हम एक्सपोर्ट। भेज देते हैं। और यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स की भी बात कर सकते हो, रिलेटिवली चीपर होते हैं। सो एक वहां से भी कंपटीशन है जो कन्वेंशनल नेचुरल मेथड है डायमंड पॉलिशिंग का, ग्रोथ ऑफ डायमंड्स का। और लैब ग्रोन डायमंड्स एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी सस्टेनेबल डायमंड्स कंसिडर किए जाते हैं। प्रवेश कर बता। किसके बारे में? काकरा पर न्यूक्लियर वॉर रिएक्टर इंडिजिनस है वो। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और गुजरात में है। तो इंडिजिनस क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ, मानसी? इंडिजिनस सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि विल नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज अगर हमें न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश भी करना है, लाइक कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज इन कोलैबोरेशन विद रशिया। सो इंडिजिनस एक एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी आर एबल टू डेवलप दैट मच अमाउंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, सो दैट वुड बी क्योंकि इम्पोर्टेंट। एंड
मतलब शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी कि दिस इज समथिंग विच इज कॉन्फिडेंशियल सेक्टर ऑल्सो, हम बोल सकते हैं ऐसे। हम्म एक बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल मिलूंगा इसको, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का लॉन्ग टर्म जो इशू क्या रहा है हमेशा से, कि इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो यूरेनियम है, इसको इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है कजाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से और बाकी सब कंट्री से। तो आप इंपोर्ट जब करते हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, जब इंपोर्ट करते हो और फिर आप न्यूक्लियर मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हो, तो इससे कॉस्ट बढ़ता है प्रोडक्शन का। दूसरा सबसे प्रॉब्लम है कि एनएसजी इंडिया पार्टनर नेशनल जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो एक तरह से क्लोज ग्रुप है 34 कंट्रीज का, यूनानिमस वोटिंग होता है फॉर इंक्लूजन ऑफ द मेंबर। तो इंडिया के लिए हमेशा अगेंस्ट रहता है चाइना फॉर द मेंबर बिकमिंग मेंबर ऑफ द एनएसजी। वो जब मेंबर नहीं रहेगा तो कैसे इंडिया को एक फ्रीली मिलेगा टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर यूज टेक्नोलॉजी। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल क्या रहा है कि धीरे धीरे जो भी टेक्नोलॉजी मेरे पास अभी है जायतपुर में या फिर काकरापुर कोंडमकुलम हो गया या फिर तारापुर हो गया एक्सेट्रा और भी जगह पर है, तो इसको कैसे इंडिजिनस बनाए और फिर धीरे धीरे हम लोग फिर थर्ड स्टेज रिएक्टर पहुंच जाए। थर्ड स्टेज रिएक्टर मतलब कि शुरू में प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर, उसके बाद फिर फास्ट ब्रीडर। प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर से जो मिलता है बाय प्रोडक्ट निकलेगा प्लूटोनियम में, इसको यूज करेंगे। लास्ट में फिर थ्योरियम को यूज करेंगे लास्ट में, जो थर्ड रिएक्टर थ्योरियम बेस्ड रिएक्टर। और थ्योरियम इंडिया में बहुत ज्यादा है, आपको सैंड्स में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इन द मोनेजाइट कोस्टल सैंड्स, रीजन मोनाजाइट सैंड में मिल जाएगा, और आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया केरला। एक्सेट्रा, केरला हो गया एक्सेट्रा, हर जगह। तो वहां से इसको रिफाइन करके आप बना सकते हो। तो इसी बात तो हो ये रहा जो है। काकरापार है, ये ये कौन पहला, से फ्यूल पे, यूरेनियम पे ये बेस्ड है यूरेनियम कि अभी तो, थोरियम? हाँ अभी तो थ्योरियम बन ही जाएगा तो फिर तो फायदा हो जाएगा इंडिया के लिए। अभी थ्योरियम बनने में अभी 30 से 40 साल लग सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर एक इंडिजिनस हैवी। बनना इज इक्विवेलेंट टू, एक इक्विवेलेंट टू इंजन बनाना एक तरह से, कि जेट इंजन। हम्म। जेट इंजन बहुत टफ है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी सबको नहीं बना सकता है, वर्ल्ड में बहुत कम कम कुछ लोग के पास टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है कि हेवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट एंड मॉडरेटर, तो हाउ दीज आर डिफरेंट एंड व्हाट इज देयर रोल? मतलब कूलेंट एंड मॉडरेटर का क्या फंक्शन होता है? जब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो आप जब रॉड होता है ना, तो रॉड को आप डालते हो बोरोन में, तो जो चार हम्म। जो रॉड होता है उसमें फिर रिएक्शन होता है, तो गर्म होता है, उसको वापस फिर निकालना पड़ता है बार बार। तो उसी के लिए कूलेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिर टेम्परेचर है ना, अगर रिएक्शन बढ़ते रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा फट सकता है। तो इसलिए प्रेशर हम्म। हेवी वाटर ड्यूटेरियम यूज होता है, एच जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम राइट। होता है ना H2D2, तो D2 इसलिए हैवी वाटर दूसरा हो गया, तो इसलिए यूज किया जाता है। तो फास्ट ब्रीडर छोटा है लेकिन डिफरेंट टाइप से, फास्ट ब्रीडर में तो देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। एंड तो ये, मॉडरेटर इज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन ना? हाँ, तो लिखा है रिएक्टर प्रेशर वाटर विच इज यूज फॉर नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एंड हैवी वाटर एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको न्यूक्लियर पावर को स्टार्ट करने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेंटेन करते रहो धीरे धीरे चलते रहेगा, प्रोडक्शन चलते रहेगा अगला 5 6 साल तक, फिर आप वापस से यूरेनियम डालो, तो ऐसा होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो एजेंसीज है प्रवेश, इस पे तुम बोलना। एक तो है NPCIL हो गया, और यही दूसरा हो हो गया। गया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB, इसको लिख लेना पड़ेगा। बोलो प्रवेश। NPCIL। और हाँ, एनपीसीएल हो गया, और एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड आपने बता दिया। हम्म तो मतलब ये क्या काम करता है, मैंडेट यूनिट बताओ एक बार, पता होगा तो। NPCIL ये गवर्नमेंट एजेंसी है, 1987 बना अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर में आता है? डायरेक्टली PMO के अंदर में आता है पूरा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जो भी है सब इनके अंडर में आता है एक तरह से, NPCIL। तो जो भी यूरेनियम का ट्रांसपोर्टेशन होगा इंडिया में, रेगुलेशन होगा, सब इनके थ्रू होगा, इसी के थ्रू होगा। और एक बोर्ड बैठता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके ऊपर ऐसे बोलते हैं ना कि NDM है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और अ, उसके अंदर में NDRF, तो नेशनल अथॉरिटी के अंदर में NDRF होता है, वैसे ही बोर्ड है उसके अंदर में एक रेगुलेट करता है ओवरऑल न्यूक्लियर स्टैंडर्ड,
न्यूक्लियर सेफ्टी वॉचडॉग, वही इंडिया न्यूक्लियर सेफ्टी वॉचडॉग, उसके अंडर में काम करता है एनपीसीए। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होते कि ये 1983 के अंदर बना, हम्म। और बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर्स। हम्म। और अभी ये स्टैट्यूटरी भी है, 1962 में इसका एक्ट आया था उसके द्वारा। ये दो काम करता है, रेगुलेट करता है और सेफ्टी इंश्योर करता है न्यूक्लियर कैपेसिटीज की। हम्म। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और रेडी आयोनाइजिंग रेडिएशन, न्यूक्लियर एनर्जी, इन दो चीजों का हेल्थ रिस्क और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, वो भी इंश्योर करता है। हाँ। एंड इंटरनेशनल बॉडी जो है दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूएन स्पेशलाइज्ड बॉडी है। हाँ, और एनएसजी ग्रुप तो बताई थी, और इंडिया इज न्यूक्लियर ऑल्सो सप्लाई ग्रुप। इंडिया आईएईए का। आईएए का मेंबर है, लेकिन एनएसजी का मेंबर इंडिया नहीं है। तो हाँ। आईएई किस पर देखता है, जो भी सिविल न्यूक्लियर दुनिया भर में, उसको एक तरह से हम्म। रेगुलेट करता है कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स के तरफ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको सही इस्तेमाल कर रहे कि नहीं, सेफ्टी प्रोटोकॉल सही फॉलो हो रहे कि नहीं, रेगुलेट करने के लिए। एक तरह से वो डब्ल्यूटीओ नहीं बोलें डायरेक्टली, लेकिन एक तरह से वो रेगुलेट करता है जो भी सिविलियन न्यूक्लियर, उसको बताना पड़ता है, इंडिया को हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है आईएए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो इम्पोर्टेंट। इसके हेडक्वार्टर्स इज इन वीना ऑस्ट्रिया। और पहले जो आईएए था इट वाज नोन एज एटम्स फॉर पीस, मतलब जो नेम था उसका दैट वाज एटम्स फॉर पीस। हाँ, तो हम लोग फिर डिटेल में बात कर लिए इसके बारे में। और न्यूक्लियर एनर्जी का हम ये भी बात करते हैं कि कैंसर केयर में भी हेल्प कर सकता है। अभी इतनी एडवांस्ड यूसेज और एप्लीकेशंस नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। ठीक है, ये ले लो मानसी एक बार। तो अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, पूरा न्यूक्लियर, हम्म। एक बेसिक न्यूक्लियर का क्या है। तो इंडिया में सबसे इंडिजिनस ये काकरा पारी है, और ऐसा कोई है इंडिजिनस, वो बात कर लेते हैं बस। जो कराईकल में है विच इज इन कर्नाटका, दैट इज तो विद यूएन आई थिंक। मतलब इंडिजिनस आप बात कर रहे हो ना? हाँ, इंडिया इंडिजिनस है। फर्स्ट इंडिजिनस गुजरात में, वही वाला काकरा पारी है, वही है गुजरात में अकेला। तो बस ये याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, कि बाकी सब बाहर से बनाया गया, मतलब बाहर से ही, रशिया से मिलके बनाया गया, जापान से मिलके बनाया गया, ये कोलैबोरेशन है, ये खुद से बनाया गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काकरा पर, गुजरात। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस इन हम्म। डिटेल, बहुत ज़्यादा इसको याद होना चाहिए लॉन्ग टर्म। अब ये ले लो एक बार, एल आई सी ले लो, एल आई सी जी आई सी में क्या फ़र्क है बता दो एक बार, जनरल LIC इंश्योरेंस play में। a role in achieving insurance for all by 2047. So here we're talking about कि insurance penetration हम और कैसे increase कर सकते हैं। So life insurance corporation जो है एक ये PSU है, गवर्नमेंट बॉडी है। एंड GIC का स्पेसिफिक आई हैव टू। एल आई सी और जी आई सी का, एल आई सी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इंडस्ट्रीज को भी देती है इंश्योरेंस, आम आदमी को भी इंश्योरेंस देती है। जी आई सी है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट को देती है, आम आदमी नहीं, के लिए जीआईसी इंश्योरेंस जनरल नहीं। इंश्योरेंस हो गया ना। हाँ हाँ, जनरल मतलब इंश्योरेंस हाँ, कंपनी मतलब है। जनरल के लिए, वो एल आई सी आम लाइफ के आदमी लिए, को, हाँ। हाँ वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को देती है, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को देती है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। और री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। सो जो एल आई हेडक्वार्टर like है वो भी मुंबई में GIC ही। has completed 50 years of service also, तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। एससीज व नेवर काउंटेड इन अंडमान। तो एससी पॉपुलेशन अंडमान निकोबार में कितना है, वो कभी काउंट ही नहीं हुआ। हमेशा वहाँ पीवीटीजी की बात होता है हमेशा, तो ये होना चाहिए। तो क्रिटिकल डिपार्टमेंट के लिए साइबर थ्रेट इश्यू से कैसे डील कर रहे हैं, तो सेंटर सेटअप सिक्योर ईमेल नेटवर्क। तो डेवलप होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का क्या है मानसी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वही नेम से ही क्लियर है, इट इज डीलिंग विद द डेटा और ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। लाइक अगर हम तो आधार दोनों में क्या वगैरह की, फर्क है, सर्ट इन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में क्या फर्क है? तो सर्टेन स्पेसिफिकली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है। लाइक अगर कंप्यूटर से साइबर अटैक्स होते हैं तो इट इज विद दैट, खाली हम्म। उस सेफ्टी के अराउंड सर्टेन डील करता है। तो मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पूरा इंफॉर्मेशन और डेटा के अराउंड है। इसको स्टोर करता है, इसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसके बारे में बात हम्म। है, हाँ, स्टैंडर्ड हो डेटा गया। स्टैक। हाँ, डेटा स्टैक की जो हम बात करते हैं।
हाँ, उसके बाद से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ था ना एक साइबर अटैक उसके वजह से। तो इम्पोर्टेंट हम्म यहाँ पर लिखा हुआ स्कीम है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है, जल्दी ले बता दो। डिजी लॉकर यही है, लाइक डिजिटल लॉकर। आधार के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल ये है, डिजिटल मतलब आपके जो डिजिटल है जहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं वो आप उसको डिजिटली स्टोर कर सकते हो डिजी लॉकर में सेफली, मतलब स्कैन्ड कॉपीज जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है या डेटा है, तो दैट इज स्टोर्ड इन डिजी लॉकर। हम्म। और इसका फिर पोषण ट्रैकर हो गया कि जो भी पोषण है, जो पोषण अभियान है कितना हुआ है, कितने लोग तक पहुंचे बेनिफिशियरी, उसका हो गया। माई स्कीम, उमंग, किसान सारथी, एपीआई सेतु, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इतने सारा क्लाउड सर्विसेज है दैट बीइंग प्रोवाइडेड बाय अमेजन वेब सर्विस। अब समझ में आया, जब पहले जब बात कर रहे थे एक हफ्ता पहले कि अमेजन क्यों हाँ। लेते हैं इसको, अमेजन को क्यों लेते हैं बिग फोर कंपनीज, बिग फाइव जो वर्ल्ड में, क्योंकि ये वेब सर्विस प्रोवाइड करते हैं इतने सारे। तो इसके कारण हो गया। तो इसको एक बार स्कीम को ले लेना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, पोषण ट्रैकर, डिजी लॉकर एक्सेट्रा, फिर ना एक बार से। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में इंपॉर्टेंट लाइक नाइन लाइन है, कितना क्या कैसे क्या कहा जाता है इसको प्रवेश, डिवीजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हाँ, अगर दोबारा पूछ लो ठीक कह रहे हो। डिवीजन आई कांट ऑफ रीड। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में एक लाइन है ना, डिवाइड किया जाता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, तो क्या वर्ड है उसके लिए, बॉर्डर। 38 38 पार। 38। हम्म। इमोशन प्ले रोल इन इन्वेस्टमेंट, सही बात। रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्टिव, बताओ मानसी। एक बार ऊपर करो। एग्जैक्टली। जनरेटिंग टैक्स एफिशिएंसी इन सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। सो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्सेशन को मतलब आप प्लान कैसे कर सकते हो सो दैट आपको कम टैक्स पे करना पड़े। तो वो ये एफिशिएंसी, इसी के बारे में बात हो रही है, जनरेटिंग टैक्स एफिशिएंसी इन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसके लिए प्लानिंग के लिए यू नीड स्पेसिफिक, यहाँ पे लाइक प्रोफेशनली करियर्स भी होते, मतलब दैट इज देयर, एंड वही है यहाँ पे मेजर। और यहाँ पे इमोशंस दे प्ले रोल इन इन्वेस्टमेंट्स, रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्टिव। सो एक यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओनली बाय द सेंटिमेंट, जो मार्केट सेंटिमेंट हम बोलते हैं, इमोशंस के बेसिस पे आप क्विकली डिसीजन नहीं ले रहे हो, क्योंकि ऐसा ज्यादा देखा जाता है कि इन केसेस में इमोशनल डिसीजंस में ऑब्वियसली यू एंड अप इन मेकिंग लॉसेस। सो देर आर लाइक बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो आपको असेस करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेसिफिकली। एंड इस पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, लाइक बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। एंड बात करें कि पीई रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसपे आ सकता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो असेस किया जाता है। हम्म। डैशलक्सिया, इसका मीनिंग क्या होता है मानसी। तो डिसलेक्सिया लाइक जो अल्फाबेट्स है आप उसको जनरली उल्टा लिखते हो, ऑपोजिट लिखते हो हम्म। राइटिंग में, तो ये प्रॉब्लम, जिसपे मूवी भी तारे जमीन पर, मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। The era of CRISPR therapeutics is here. What can we expect? तो सिकल सेल डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो क्रिस्पर बेस्ड थेरेपेटिक सेल, और ये सिकल सेल है, सिकल जैसा बना हुआ है, तो फोटो भी सामने में दिया हुआ है। इट अफेक्ट्स द हेमोग्लोबिन प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल दैट कैरीज द ऑक्सीजन, और उससे रिड्यूस होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उससे फिर ब्लॉक हो जाता है हार्ट, ऑर्गन डैमेज हो सकता है एक्सेट्रा। तो क्रिस्पर मेडिसिन, Casgevy. It is to treat the sickle cell disease, transfusion of B
beta thalassemia. It was being approved for that treatment. CAS-JB, अब तो याद ही हो क्या होगा, इतना बार रिपीट किया इसको। पूरा क्या है, कैश? CAS-JB, CASGEVY। इट इज अप्रूव्ड इन यूके एंड यूएस। ग्राउंड ब्रेकिंग एक तरह से, बिलियंस ऑफ पेशेंट ऑफ फैमिलीज के लिए जो इनहेरिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर के तहत पीड़ित है। 20 million people around the world estimate to have suffering from the sickle cell anemia। तो ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्रिस्पर CS9 प्रोटीन हो गया, क्रिस्पर टूल हो गया, ये लिखा हुआ है क्रिस्पर प्लस स्पेसिफिक प्रोटीन CS9, एबिलिटी टू कट द DNA एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब उसमें ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करो कोई भी DNA जीनोम के अंदर। In 2012, researcher found a way to create a synthetic RNA that could bind to CS। CS एक तरह से प्रोटीन हो गया, उसको गाइड करता है और DNA के अंदर जो ये एडिट करना है वो कर सकता है एडिट। तो CS है ना, मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है बस। ये पनामा कैनाल है, पनामा सिटी में। इट कनेक्ट्स विच ओशियन, करो ना, पनामा सिटी। पनामा कैनाल अगर पता है तो आप बता दो। अटलांटिक और पैसिफिक, तो ईज ऑफ ट्रैवल के लिए किया गया था। तो दोनों को जो हाइट है ना वो ऊपर नीचे है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ बीच में आते हैं तो वाटर पंपिंग किया जाता है तो एक हाइट बन जाता है, तो फिर अटलांटिक में से भेजा जाता है। तो दोनों ओशन का हाइट ऊपर नीचे है। अगर ये खुल जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए। हम कमिंग टू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। Israel steps up Gaza strike as hostage talk with Qatar fail। तो माइग्रेंट वेसल कैप्साइजेज ऑफ द लिबिया। तो लिबिया कहाँ पर है, तो यही बात है कि ग्रीस, इटली, मेडिटेरेनियन सी, लिबिया। लिबिया के बाद ट्यूनेशिया, यहाँ पर वो ट्यूनेशिया हो गया। और ये रीजन थोड़ा इशू रहता है क्योंकि अरब अरब स्प्रिंग जब स्टार्ट हुआ था 2011 में, तो ट्यूनेशिया से स्टार्ट हुआ था लिबिया, और उसके बाद फिर बाकी जगह गया था। तो लिबिया से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट लीडर का नाम गद्दाफी, जो 2011 में जिनको मारा गया। ये आई थिंक मगरेब रीजन बोला जाता है ना उसे। मगरेब दिखना मेरे को। मगरेब रीजन, लीबिया, तुनीसिया, जो मेडिटेरेनियन सी के इस साइड वाले एरिया है, मगरेब रीजन। ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की, इंडिया। फोर्थ लार्जेस्ट। कैपिटल है त्रिपोली। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका अपना है, तो रिपब्लिकन कंट्री है। और इनकी करेंसी दिनार। ठीक। और जो लैंग्वेज है वो अरेबिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, असम राइफल। तो असम राइफल पैरामिलिट्री बॉडी है, इट इज़ नॉट आर्मी। आर्मी नहीं है असम राइफल, असम पैरामिलिट्री बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में दे गार्ड द इंडो म्यांमार बॉर्डर, और कोई भी ऑपरेशन होता है वो करते हैं वहाँ पर। इश्यूज क्या है औशिक, असम राइफल्स के और ते सीएपीएफ के बीच में? असम राइफल और CAPF में बोलो। तो द मेन इशू इज ऑफ ड्यूअल कंट्रोल।
ये एक ऐसी ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है, अभी आपने बोला ना कि हाँ इंडियन सही आर्मी बात है। में अंदर आती है, इनके जो तो कमांड ये होते हैं ना वो एडमिन, आर्मी से आते हैं। हाँ, हाँ ठीक है। जो ऑपरेशन करने हैं वो तो आर्मी हम्म बताएगी, और जो हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो एमएचए बताएगा, तो इसलिए ये हम्म परेशान रहते हैं। हम्म, ठीक है। और सीएपीएफ में ऐसा नहीं है। सीएपीएफ में पुलिस एमएचए करती है। हाँ एमएचए डायरेक्टली करती है, और जो कमांड में होता है वो आईपीएस ऑफिसर होता है अधिकतर, मतलब डीआईजी ना वो मैक्सिमम। और सीएपीएफ का एग्जाम होता है यूपीएससी में, वो सीएपीएफ के थ्रू जाते हैं सीआईएसएफ, एफपीएसएफ, एसएसपी, सीआरपीएफ एक्सेट्रा, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट से वो पोस्टिंग होता है उनका। आईसीएमआर डेटा लीक। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनका डेटा डार्क वेब में सेल किया गया था जब यह पढ़े थे। तो रोल ऑफ इम्पोर्टेंस 13 का आता है, कैसे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज को और सीरियसली लेना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, और एक तरह से इंक्रीज रोल होना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी, तो ऐसा है नहीं। और क्या काम कर सकते हो रिगार्डिंग द लीक, तो सोचना पड़ेगा इसके ऊपर में कि हर बार देखते हैं कि 815 मिलियन इंडियन सिटीजन आधार पासपोर्ट उनका भी डेटा लीक हुआ, ब्रीच हुआ, और क्या काम कर सकते हैं ओवरऑल प्रवेश। हाँ, वही डुप्लीकेशन को रोकने के लिए जो हमारी अ, अभी आपने बात की ना, सर्टिन और एनआईसी, हम्म तो इनकी थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ाने की जरूरत है। और कोई इनोवेटिव, मानसी आप बता दो। तो अभी मैं कुछ नहीं आ रहा मेरे माइंड में। करो ठीक है। ना, आपके हिसाब से कुछ कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल हैंड आपका है तो आप बता दो कुछ। ठीक है, तो माई इज नॉट अवेलेबल, so we can continue then. ओके, वी हैव टेकन असम राइफल। इसमें औशिक एक काम हो सकता है, मतलब आज के टाइम पे ऑप्शन आता है ना, आप अपना आधार कार्ड लॉक कर सकते हैं। बात वो नहीं है ना, बात है कि जो ऑनलाइन डेटा जहाँ पर स्टोर होता है वहां पर प्रॉब्लम है। ये ऐसे बात नहीं हो रहा है कि फ्रॉड का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्रॉड को तो रोक ही सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डेटा के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जो एक ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बात है ना, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूआईडीआई हो गया, आधार डेटा हो गया, उसके अंदर में फिर कोविड डेटा हो गया, या एम्स का जो भी पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो गया, पीएमजे का डेटा हो गया, तो सब बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर तो कैसे मुझे कर ऐसा सकते लगता है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आया, तो उसके अंदर वो डाटा सेंटर की जो बात हो रही है, तो सारा का सारा डाटा, मतलब वो डाटा सेंटर उसका नोडल होना चाहिए, और उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल हो कि किसको डाटा देना है। जैसे यूपीएससी का कोई भी पेपर चेक नहीं कर सकता है, तो उसको मेरिटोक्रेसी मेंटेन रहती है। इसी तरीके से आधार का जो डाटा सेंटर बनेगा, मतलब ये जो भी डिजिटल डाटा है, उसका ही सोल मतलब प्रोपराइटी हो उस डाटा के ऊपर कि किसको देना है किसको नहीं देना है। और अगर गवर्नमेंट को भी देना है तो रिटर्न परमिशन के साथ देना है। हम्म वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन।